ये कहानी है आज से 800 साल पहले यानी 16वीं सदी की, जब नॉर्थ अमेरिका के हरे भरे जंगलों में मेसोअमेरिकन शिकारी रहा करते थे। ये लोग इस जंगल के कोने कोने से वाकिफ थे और अपने खतरनाक चाल और जाल से ये जानवरों का शिकार करके अपनी भूख मिटाया करते थे। इसके साथ साथ ये एक दूसरे के प्रति काफी दयालु भी थे और इन सब के बीच एक एकता हुआ करती थी। इसी गाँव का एक ग्रुप होता है जिसमें फ्लिंट स्काई नाम का एक आदमी होता है जो इस गाँव का पुराना शिकारी होता है। वो अपने बेटे जैगुआर और उसके कुछ दोस्त जिनमें स्मोक फ्रॉग, गर्ल नोज, कोकोआ लीफ और ब्लंटेड नाम के शिकारी होते हैं, ये सब मिलकर एक जंगली सुअर का शिकार करके आपस में बांट रहे होते हैं। तभी जैगुआर, जो इस ग्रुप का सबसे होशियार और तेज शिकारी होता है, उसे आसपास किसी की मौजूदगी की आहट सुनाई देती है। वो उसे आवाज देता है जिस पर एक आदमी झाड़ियों से निकलकर सामने आता है। जैगुआर को लगा कि वो आदमी उन पर हमला करने वाला है, इसलिए वो अपना हथियार निकालने लगता है और उसके पिता उसे रोक लेता है क्योंकि वो उसे देखकर ये समझ गया था कि वो काफी डरा हुआ है। इसलिए वो उस अनजान आदमी को अपने बारे में बताता है कि मैं इस जंगल का सबसे पुराना शिकारी हूँ और मेरे बाद मेरा बेटा भी इस कबीले का लीडर बनेगा। ये सुनकर वो आदमी उन्हीं की नदी से पकड़ी हुई मछलियाँ उनके सामने रख देता है, जिस पर ये लोग भी उसे थोड़ा सुअर का मांस दे देते हैं। दरअसल उस जमाने के लोग एक दूसरे का परिचय ऐसे ही दिया करते थे। वो आदमी उससे कहता है कि मैं अपने साथियों को लेकर इस रास्ते से गुजरना चाहता हूँ, जिस पर फ्लिंट स्काई उसे परमिशन दे देता है। लेकिन जैगुआर को उस आदमी पर शक हो रहा होता है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि हमारी बस्ती उजड़ चुकी है, इसलिए हम किसी और जगह एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तभी जैगुआर उनसे उनकी बस्ती उजड़ने की वजह पूछने ही वाला होता है कि उसका पिता उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि ये लोग बहुत डरे हुए हैं। डर अंतरात्मा को झिंझोड़ कर रख देता है और मैंने तुम्हें डर के सहारे बड़ा नहीं किया, इसलिए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे बाप दादा इस जंगल में बरसों से शिकार करते आ रहे हैं, इसलिए इस गाँव में डर के लिए कोई जगह नहीं है। जिसके बाद इनके कबीले को दिखाया जाता है जहाँ जैगुआर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बहुत खुश है और बहुत जल्द जैगुआर को एक और बच्चा होने वाला है। ये लोग काफी धार्मिक होते हैं और ईश्वर में इनकी बहुत आस्था होती है, इसलिए ये रोज रात को एक बूढ़े आदमी से भविष्य सूचक कहानियां सुनने के लिए एक जगह जमा होते हैं। पर उस रात जैगुआर का ध्यान उसी आदमी पर होता है जो काफी डरा हुआ था और जिसकी बस्ती उजड़ गई थी। और जब वो सो रहा होता है तो उसे कुत्ते की लगातार भौंकने की आवाज सुनाई दे रही होती है और वो आदमी खुद का मांस हाथ में लिए ये कह रहा होता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो आवाज उसी के कबीले के एक कुत्ते की है। तभी कुछ लोगों को उस गांव की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है जिसके सरदार का नाम वोल्फ होता है। ये लोग मयान नाम की एक सभ्यता के बहुत ही क्रूर हमलावर होते हैं। इधर जैगुआर देखता है कि उस कुत्ते की भौंकने की आवाज अचानक बंद हो चुकी है, जिस पर वो समझ जाता है कि वहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। ये पता करने के लिए जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि लोग मशालों के साथ उसके इलाके में घुस चुके हैं। ये देखकर वो फौरन अपनी पत्नी और बच्चे को जगाता है, पर तब तक एक हमलावर उस पर टूट पड़ता है। पर जैगुआर उसे मारकर अपनी पत्नी और बच्चे को एक सुरक्षित जगह ले जाता है। वो लोग जैगुआर के साथियों को बांधकर उनकी औरतों का रेप कर रहे होते हैं। जैगुआर का एक दोस्त जिसका नाम कोकोआ लीफ होता है, उसे फसलियों पर गहरी चोट लगने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाता है। एक तरफ जैगुआर अपनी पत्नी और बच्चे को बांधकर उन्हें एक सुरंग में छोड़ रहा होता है और दूसरी तरफ वो लोग इनके घरों को आग लगा देते हैं, इनकी औरतों का रेप कर देते हैं, बच्चों को उनकी माओं से अलग करके उन्हें बंदी बना लेते हैं और इनके कई लोगों को मार देते हैं। इन्हीं में से एक आदमी जैगुआर को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर जैगुआर तेजी से उस रस्सी को नीचे की तरफ छोड़ने लगता है। तभी वो आदमी उसके बहुत करीब आ जाता है, जिससे जैगुआर को वो रस्सी छोड़नी पड़ती है, जिससे उसकी पत्नी और बच्चा गिर जाते हैं। अब जैगुआर उस आदमी को नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है। ये देखकर वो उस आदमी को उसी के हथियार से मार देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे लोग मुश्किल में हैं, मैं उनकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि उसकी पत्नी और बच्चा ये नहीं चाहते कि वो उन्हें छोड़कर जाए, पर जैगुआर उससे कहता है कि मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा। इधर जैगुआर का पिता फ्लिंट उन लोगों से लड़ते हुए अपने गांव के लोगों को बचा रहा होता है, पर मिडिल आई नाम का एक खतरनाक आदमी उसके पिता को मार गिराता है। तभी फ्लिंट का बेटा जैगुआर वहां पहुंच जाता है और मिडिल आई पर टूट पड़ता है। तभी पीछे से उन लोगों का सरदार उसे जख्मी करके उसे बंदी बना लेता है और मौका देखकर मिडिल आई उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसका सरदार उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि हमें ऐसे ही गुलामों की जरूरत है। तभी जैगुआर अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं आपको बचा नहीं पाया। ये बात मिडिल आई सुन लेता है और उसके सामने उसी के पिता को मारने का फैसला करता है। जैगुआर के पिता फ्लिंट स्काई, जो एक निडर शिकारी होते हैं, वो जैगुआर से कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें डर के सहारे जीना नहीं सिखाया। यह कहकर वो बेखौफ होकर अपनी जान दे देते हैं और ये इस कहानी का सबसे भावनात्मक पल होता है। हर तरफ उदासी, बर्बादी और दहशत का माहौल बन जाता है। जैगुआर के साथ ही अपनी आंखों के सामने अपनी ही औरतों का रेप होते हुए
हुए देख रहे होते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते, जबकि जैगुआर बार बार उस सुरंग की तरफ देख रहा होता है, जिससे एक शिकारी को उस पर शक हो जाता है और वो उस सुरंग में एक बड़ा सा पत्थर फेंक देता है और उसमें लटकी हुई रस्सी को भी काट देता है। रास्ते में जैगुआर का दोस्त कोकोआ लिफ्ट, जिसकी फसलियों पर चोट लगी थी, वो दर्द की वजह से एक जगह बैठ जाता है। तभी मिडिल आई, जो एक बेरहम शिकारी होता है, वो उसको पानी पिलाने के बजाय खुद पानी पीकर उसे उठने के लिए कहता है। ये देखकर जैगुआर अपने दोस्त को उठने के लिए सहारा देता है और ये देखकर मिडिल आई ये समझ जाता है कि ये लोग एक दूसरे का सहारा हैं, इसलिए वो जैगुआर को मारने लगता है, जिससे कोकोआ लिफ्ट को तकलीफ होती है और वो जैगुआर को बचाने के लिए हिम्मत करके उठ खड़ता है। इन लाचार लोगों के बच्चे अब बेसहारा हो चुके थे। ये देखकर एक माँ आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से ये दुआ करती है कि ईश्वर ही इनकी रक्षा करेगा। ये सब एक झील को पार करके एक पहाड़ी से गुजर रहे होते हैं कि तभी कोकोआ लिफ्ट का पैर फिसल जाता है, जिससे वो और जैगुआर पहाड़ से लटक जाते हैं। जैगुआर के साथी पूरी ताकत के साथ इन दोनों को ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिससे इन दोनों की जान बच जाती है। पर मिडिल आई इतना सैडिस्ट होता है कि वो कोकोआ लिफ्ट की रस्सी काट कर उसे दोबारा उस पहाड़ी से ढकेल देता है और इस तरह जैगुआर का पहला दोस्त मारा जाता है। अब उसी रात जैगुआर आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से ये दुआ करता है कि ऐ ईश्वर, बारिश को मत भेज। दरअसल सरदार के बेटे ने रस्सी काट दी थी, जिससे उसकी पत्नी और बच्चा अभी भी उसी सुरंग में फंसे हुए थे। अगर बारिश की वजह से वो सुरंग भर गई तो वो तीनों मर जाएंगे। अब अगली सुबह ये लोग एक गाँव से गुजरते हैं, जहाँ के लोग चिकन पॉक्स की बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, जिनमें से एक छोटी सी बच्ची मदद के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ती है, पर वो उसे धक्का देकर अपने रास्ते से हटा देते हैं, जिससे उसके दिल को बहुत तकलीफ होती है। तभी वो लड़की आसमान की तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल पास करती है और एक भविष्यवाणी करते हुए उन सब से ये कहती है कि बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत जल्द तुम्हारी रगों में खून के साथ जहर दौड़ने लगेगा, बहुत जल्द एक आदमी तुम लोगों का खातिमा करेगा, बहुत जल्द तुम एक आदमी और एक तेंदुए को एक साथ दौड़ते हुए देखोगे और बहुत जल्द तुम दिन और रात में फर्क भूल जाओगे। ये सुनकर उन लोगों के चेहरों पर खौफ छा जाता है। इधर जैगुआर देखता है कि उन लोगों ने उस आदमी को भी बंदी बना लिया है, जिसने उसके सपने में आकर उसे भागने को कहा था। अब ये लोग एक और गांव से गुजरते हैं, जहाँ की फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं, जहाँ एक बूढ़ा आदमी उनसे मदद की भीख मांग रहा होता है। दरअसल ये इलाका मयान गांव का होता है, जो इस वक्त अपने जवाल पर चल रहा होता है। आखिरकार उन लोगों का सरदार वोल्फ इन बंदियों को उस सभ्यता के सरदार को बेच देता है और वो लोग इन गुलामों के शरीर पर नीला रंग लगाकर उन्हें एक रस्म निभाने के लिए भेज देते हैं। जहाँ हमें ये पता चलता है कि मयान सभ्यता के लोगों का मानना है कि इनके गाँव में दोबारा से खुशहाली तभी आएगी जब ये कुछ लोगों की बलि चढ़ाएंगे, जिसके लिए ये लोग सबसे पहले जैगुआर के एक और साथी कर्लनोस का सीना चीर कर उसका दिल निकाल देते हैं। इधर जैगुआर और उसकी पत्नी एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है कि वापस आ जाओ, मगर अब जैगुआर की पारी होती है और ये देखकर उसका दोस्त ब्लंटेड उससे कहता है कि मेरे भाई, मौत का सफर सुहाना रहे। जबकि जैगुआर को अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा होता है कि वो उसे जरूर बचाएगा, इसलिए वो ब्लंटेड से कहता है कि नहीं, आज नहीं। अब जैसे ही जैगुआर को मारने का वक्त आता है तो सूरज पर ग्रहण लग जाता है, जिससे वो आदमी अपना हथियार रोक लेता है और कहता है कि सूर्य देवता खुश हो चुके हैं और उन्हें अब किसी की बलि की जरूरत नहीं है। जिस पर राजा उस सरदार से कहता है कि जो गुलाम बच गए वो उन्हें खत्म कर दे। ये सुनकर वो सरदार उन सबको एक मैदान लेकर जाता है, जहाँ ये लोग उनसे कहते हैं कि मैदान के उस पार से उनका जंगल शुरू होता है। ये कहकर वो ब्लंटेड और स्मोक फ्रॉग को आजाद करके उन्हें भागने के लिए कहते हैं, जिस पर वो दोनों खुश होकर भागने लगते हैं। दरअसल वो इनकी जान के साथ तीर कमान का खेल खेल रहे होते हैं, जिसमें वो स्मोक फ्रॉग को पत्थर से और ब्लंटेड को नोकीली लकड़ी से मारकर उन्हें अधमरा कर देते हैं। और अब जैगुआर और उसके साथी की बारी होती है, जिस पर ये दोनों उनके तीर कमान से बचने के लिए टेढ़े मेढ़े भागने लगते हैं। पर बदकिस्मती से एक तीर जैगुआर के साथी को लग जाती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। इसी तरह जैगुआर को भी एक तीर लग जाता है, पर वो तीर उसे फसलियों पर लगता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ये देखकर सरदार का बेटा उसे मारने के लिए जाता है, पर ब्लंटेड उसका पैर पकड़ लेता है और जैगुआर को वहाँ से भागने के लिए कहता है। ये देखकर सरदार का बेटा ब्लंटेड को मार देता है और जैसे ही जैगुआर की तरफ बढ़ता है, जैगुआर अपने शरीर से उस तीर को निकाल कर उसके गले में डाल देता है और उठकर झाड़ियों की तरफ भाग जाता है। ये देखकर उस सरदार को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ उसके पीछे भागता है। इधर रास्ते में जैगुआर को लाशों का एक बड़ा सा ढेर दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि इन लोगों ने इससे पहले कई कबीलों के लोगों की बलि चढ़ाई थी। वो अपनी जान बचाता हुआ उस जगह पहुंच जाता है जहाँ से उसके जंगल की शुरुआत होती है। वो तेजी के साथ अपना सफर तय कर रहा होता है, जिससे उसकी फसलियों पर लगी चोट से खून बहने लगता है। इस पर वो आराम करने के लिए एक पेड़ पर चढ़कर थोड़ी देर लेट जाता है। दूसरी तरफ वो लोग उसका पीछा करते हुए उसके बहुत करीब आ जाते हैं और उस पेड़ के नीचे खड़े होकर उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी जैगुआर का खून मिडिल आई के कंधे पर गिरता है, जिसे देखकर सरदार ये समझ जाता है कि वो यहीं कहीं किसी पेड़ पर छुप कर बैठा है। इतने में जैगुआर की नजर
नजर एक तेंदुए के बच्चे और उसकी माँ पर पड़ती है, जबकि उन लोगों को लगा कि जैगुआर भागता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा है, पर असल में उस तेंदुए की माँ उसके पीछे पड़ी हुई होती है। तभी उस ग्रुप का एक आदमी जैगुआर को पकड़ने के लिए झाड़ियों की दूसरी तरफ से उसके बराबर दौड़ लगाता है, और जैसे ही इन दोनों के रास्ते मिलते हैं तो जैगुआर आगे निकल जाता है और वो तेंदुआ उस आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। और जैसा कि उस छोटी बच्ची ने भविष्यवाणी की थी कि बहुत जल्द वो एक आदमी और एक तेंदुए को एक साथ भागते हुए देखेंगे, तो इनकी बर्बादी की निशानियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और वापस जाने का फैसला करते हैं, पर सरदार उनसे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे अपने बेटे की मौत का बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसी तरह एक दिन गुजर जाता है और ये लोग दोबारा से उसे ढूंढने लगते हैं, जिनमें से एक आदमी को जैगुआर के शरीर पर लगा नीला रंग एक पेड़ पर लगा मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से अभी अभी निकला है। तभी उसी पेड़ पर लगा एक सांप उसे काट लेता है, जिससे उस बच्ची की एक और भविष्यवाणी पूरी हो जाती है कि बहुत जल्द तुम्हारी रगों में खून के साथ जहर दौड़ने लगेगा। काफी दूर दौड़ लगाने के बाद जैगुआर अपने इलाके के बहुत करीब आ जाता है और उसके सामने एक पानी का झरना होता है। वो किसी भी तरह अपने परिवार को बचाना चाहता है, इसलिए वो उस झरने में कूद जाता है। इधर सरदार को लगा कि उसने झरने में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन वो भूल गया था कि ये जंगल अब उसी का है। वो किनारे पर आकर चीखते हुए उनसे ये कहता है कि ये मेरा जंगल है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा और तुम वही देखोगे जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये सुनकर सरदार को गुस्सा आ जाता है और वो अपने लोगों से कहता है कि हमें यहाँ से कूदना चाहिए, जिस पर एक आदमी कूदने से मना कर देता है, जिस पर सरदार उसे वहीं मार देता है। और ये देखकर दूसरे लोग डरकर पानी में कूद जाते हैं, जिनमें से एक की पत्थर से टकराकर अंदर ही मौत हो जाती है। जैगुआर समझ जाता है कि वो उसके पीछे आ रहे हैं, इसलिए वो जंगल के अंदर चला जाता है, पर गलती से वो मिट्टी के एक दलदल में फंस जाता है। पर उसे अच्छी तरह पता है कि ऐसे में क्या करना चाहिए। वो हाथ पैर मारे बिना ही धीरे धीरे रेंगता हुआ उस दलदल से बाहर आ जाता है और अपने पिता की कही हुई बात याद करता है कि मैं किसी से नहीं डरता। यहाँ से वो उनके लिए जाल बिछाने शुरू कर देता है। वह मधुमक्खियों का छत्ता उन पर फेंक देता है, जिससे बचने के लिए वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जिसके बाद वो तेज कांटों को मेंढक की जहरीली चमड़ी से डिप करता है और छुपकर उनमें से एक को मार देता है। इस तरह धीरे धीरे इनकी तादाद कम होने लगती है और अब उसका सामना मिडिल आई से होता है, जिसने उसके पिता को उसकी आंखों के सामने मारा था। वो उसका सर फोड़ देता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उस तरफ सुरंग भरने लगती है, जिसके अंदर उसकी पत्नी और बच्चा फंस चुके थे। जैगुआर की पत्नी अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर पानी के ऊपर सांस ले रही होती है और जैसा कि वह प्रेग्नेंट होती है, उसे अचानक पेन्स शुरू हो जाते हैं। जैगुआर उनके पास आना चाहता है, पर सरदार उसका पीछा करता हुआ उस पर एक तीर चलाता है, पर वो तीर उसके कंधे पर लगता है, जिसे निकाल कर वो उसे गौर से देखता है और लड़ने के लिए उसे अपनी तरफ बुलाता है। जैसे ही सरदार आगे बढ़ता है, उसका पैर एक डाली से टकराता है और एक नोकीला जाल उसके सीने के आर पार हो जाता है। दरअसल जैगुआर इस जंगल के कोने कोने से वाकिफ होता है, जिसके बाद आखिरकार वो उस सुरंग तक पहुंच जाता है, पर उसके पीछे दो और आदमी लगे हुए होते हैं, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। तभी जैगुआर की पत्नी के पेन्स और बढ़ जाते हैं और वो उस बच्चे को पानी में जन्म देकर उसे ऊपर की तरफ उठा लेती है। और इस सीन से ये साबित हो जाता है कि माँ से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है और माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इधर जैगुआर दौड़ता हुआ एक समंदर के किनारे थक हार कर बैठ जाता है और वो दोनों भी उसका पीछा करते हुए एक जगह रुक जाते हैं। तभी उन तीनों की नजर समंदर से आ रहे कुछ जहाजों पर जाती है, जो उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। दरअसल ये यूरोपियंस होते हैं, जो इस जगह पर कब्जा करने के लिए आए हैं। तभी मौका पाकर जैगुआर अपने परिवार के पास जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया है और वो उन तीनों को ऊपर की तरफ ले लेता है। जिसके कुछ दिन बाद उसकी पत्नी उन यूरोपियंस की तरफ देखकर जैगुआर से ये पूछती है कि क्या हमें उनके साथ चलना चाहिए, जिस पर जैगुआर उसे कहता है कि नहीं, हम यहीं रहेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, एक नया गाँव बनाएंगे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।